गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से हिंदी में पाठ है बड़े भाई साहब। उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो उस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। इससे पहले के जो मैंने 3-4 वीडियो आपको भेजे हैं उसमें पाठ जो है पूरा समझा चुकी हूँ मैं आपको। आप वो सारे वीडियो भी देखना और पाठ को समझने का प्रयास करना। तो आज ये पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है इसमें, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी। सबसे पहले तो कथा नायक यानी कथा को जो लिखने वाले थे, कथा के रचनाकार कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। अब इनकी रुचि किन कार्यों में थी? अब आपने देखा ही है कि हॉस्टल में रहते थे तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते थे बल्कि खेलने कूदने में ध्यान देते थे। तो हम क्या करेंगे, कथा नायक की रुचि खेलने कूदने में अधिक थी, पढ़ने में कम थी। वो कंकरियां उछालते रहते थे, कागज की तितलियां बना करके उड़ाते रहते थे, दीवार पर चढ़ करके नीचे कूद जाना और कभी फाटक पर चढ़ करके मोटर गाड़ी का आनंद लेना, बस यही काम करते रहते थे। तो इनकी रुचि इन्हीं कार्यों में थी। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 2। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? अब क्या पूछते थे? जैसे ही छोटा भाई खेल कूद करके घर आता था यानी हॉस्टल के रूम में आता था तो बड़ा भाई जो हमेशा नाराज रहता था क्योंकि खेल कूद के आया, तो उसका पहला सवाल यही होता था कि कहाँ थे। और इसका उत्तर छोटे भाई के पास क्या होता था? केवल मौन, यानी वे चुप हो जाते थे, आगे कुछ नहीं बोलते थे। तीसरा है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार जब नतीजा सुनाया गया यानी जब रिजल्ट आया तो बड़ा भाई फेल हो गया और छोटा भाई कक्षा में प्रथम आ गया। अब उन दोनों में केवल एक कक्षा का अंतर रह गया था, जबकि उम्र में बड़ा भाई 5 साल बड़ा था। तो छोटा भाई जब पास हो गया था, अब उसने सोचा कि हमारे एक ही क्लास का अंतर रह गया, तो वो बिल्कुल निडर हो गया था। उसने छोटे भाई से डरना, बड़े भाई से डरना छोड़ दिया था। उसने सोचा, उसके मन में ये अहंकार आ गया था कि बड़े भाई को अब मुझे डांटने फटकारने का कोई अधिकार नहीं है। इतना पढ़ने के बाद भी खुद तो फेल हो जाते हैं और मैं तो पास हो ही जाता हूँ, पास ही क्या बल्कि मैं कक्षा में प्रथम आता हूँ। इस तरह से अब उसका पूरा ध्यान पढ़ने की बजाय खेलने कूदने में लगने लगा था। फिर है चौथा प्रश्न, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए हमेशा किताब और कॉपी खोलकर बैठे रहते थे। तो वहाँ किताब के पन्नों पर कभी चिड़िया, कभी बिल्ली, कुत्ते और इनके चित्र बनाते रहते थे। कभी कभी एक ही पंक्ति को 10-10, 20-20 बार लिख डालते थे और कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसका ना कोई मतलब होता था और ना ही कोई अर्थ होता था। यानी बिल्कुल व्यर्थ की बातें कॉपी पे लिखना शुरू कर देते थे, चित्र बनाना शुरू कर देते थे। तो इसलिए दिमाग को आराम देने के लिए वो यही करते रहते थे। फिर है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और उसका पालन क्यों नहीं किया? जब बड़े भाई उसे बहुत डांट देते थे ना, पढ़ाई करने के लिए हमेशा कहते थे, तो छोटा भाई क्या करता था? टाइम टेबल बना लेता था। अब उसमें क्या होता था, वो उसमें लिखा होता था कि सुबह 6 बजे उठना, हाथ मुंह धो करके नाश्ता करना, फिर 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ना, फिर 1 घंटा हिसाब पढ़ना, फिर 9:30 तक इम्तिहान, फिर भोजन तथा स्कूल, 3:30 बजे स्कूल में से वापस, फिर आधा घंटा आराम, फिर पढ़ाई और फिर रात को 11 बजे विश्राम। तो इस प्रकार से टाइम टेबल बना लेता था, लेकिन उस टाइम टेबल में खेलने कूदने की कोई जगह नहीं होती थी। लेकिन टाइम टेबल बना लेना और उसका पालन करना दोनों अलग हैं। जब बच्चे को गुस्सा आ जाता है तो वो पढ़ाई का टाइम टेबल बना लेता है, जब डांट पड़ती है ना, बार बार कहा जाता है तो बना लेता है, लेकिन 1-2 दिन ही उस टाइम टेबल के अनुसार काम किया जाता है, उसके बाद सब कुछ भूल के वापस से पहले के जैसा हो जाता है।
तो इसी तरह से ही जो छोटा भाई था वो टाइम टेबल बना लेता था, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे खेलने की बहुत जो है मन होता रहता था। मैदान की सुखद हरियाली के झोंके उसे अपनी ओर खींच लेते थे और वह अपनी सारी योजना भूल जाता था। तो और टाइम टेबल जो है वही पड़ा रह जाता था, क्योंकि वो खेलने की तरफ ध्यान देता ही देता था, खेलना छोड़ नहीं सकता था, ये उसकी मजबूरी थी। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, क्योंकि वो ध्यान हटा ही नहीं सकते, उनको खेलने की इतनी तलब लगी रहती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? क्योंकि बड़े भाई साहब के ऊपर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी थी। दोनों भाई हॉस्टल में रह कर के पढ़ रहे थे, तो अब बड़ा भाई 5 साल बड़ा था, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि वो अपने छोटे भाई को भी संभाले। और यदि वो खुद ही उसी तरह का करता रहेगा कि पूरा दिन खेलता रहना, ज़्यादा खर्च करना, गलत खाना पीना, यदि सब वह करेगा, खुद बेराह चलेगा, गलत रास्ते पर चलेगा, तो छोटा भाई उसको देखा देखी सब कुछ वैसा करेगा। तो इसलिए बड़ा भाई जो है हमेशा पढ़ता रहता था, ठीक है, कभी गलत काम नहीं करता था, कभी बाहर खेलने नहीं जाता था। वह चाहता था कि वह अपने छोटे भाई के लिए एक आदर्श बने, छोटा भाई उससे कुछ सीखे और जीवन में आगे बढ़े। इसलिए अपने छोटे भाई को गलत राह पर चलने से रोकने के लिए वह अपने मन की सभी इच्छाएं दबा लेता था। वहाँ एक जगह पर उसने कहा भी है कि मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर जाकर के खेलूं, पतंग उड़ाऊं, पतंगों को के पीछे भागूं, इतने मैच वगैरह होते हैं तो मैंने देखूं, लेकिन मैं ये सब नहीं करता, तो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करता। छोटे भाई को समझाते हैं कि यदि मैं खुद ऐसा करूँगा तो तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरोगे और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करोगे। फिर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों देते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई को पढ़ने लिखने की सलाह देते थे, ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए यह बताते थे, और जब उन्हें गुस्सा आ जाता था तो ये कहते थे कि यदि तुम हॉस्टल में रह कर के पढ़ नहीं सकते, यानी जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, यदि तुम वह नहीं कर सकते तो तुम हॉस्टल को छोड़ करके वापस घर चले जाओ। अपने दादा की गाढ़ी कमाई को क्यों खराब करते हो, यानी ऐसे ही पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर घर पे ही रह लेना चाहिए। अब ये सलाह क्यों देते थे? ये सलाह इसलिए देते थे ताकि छोटा भाई उनकी डांट फटकार को सुनकर ढंग से पढ़ाई कर सके और जो खेल कूद में अधिक ध्यान ना दे। फिर है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, इसको है कि हम इसको लिख सकते हैं, अब छोटा भाई जो है एक तो वो पढ़ने लिखने में यानी उसका दिमाग बहुत तेज था, ये मान के चलो। हो सकता है बड़े भाई का थोड़ा सा जो है वो दूसरी बातों पे अधिक ध्यान देते हों, चाहे सारा दिन पढ़ते लिखते हों, लेकिन जो है ध्यान उनका कहीं और होता होगा, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे और फेल हो जाते थे। अब कहते हैं कि यदि बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं डांटता फटकारता, यदि उसे हमेशा खेलने के लिए ही जाने देता, मना नहीं करता, तो वो भाई जो है वो बैठता ही नहीं पढ़ने के लिए, और जब पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं तो कक्षा में कैसे प्रथम आता, पास कैसे होता? तो यही होता है कि जब हम बच्चे को डांट देते हैं, ज़बरदस्ती बिठा देते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करता ही है, और यदि हम कहेंगे ही नहीं पढ़ने के लिए तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि बड़ा भाई डांट फटकार न लगाता तो शायद छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, हमेशा ही खेलता रहता और वो भी अपनी कक्षा में अव्वल नहीं आता। फिर है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? उन्होंने व्यंग्य किया है शिक्षा के तरीकों पर भी, आजकल जो शिक्षा दी जा रही है ना वो कैसी है। अब क्या व्यंग्य किया है? एक तो कहते हैं कि इसमें रात दिन जो है आंखें फोड़नी पड़ती हैं, यानी इसमें सिलेबस पाठ्यक्रम इतना कर दिया गया है कि बच्चा दिन रात उसको पढ़ता रहता है, मतलब पाठ्यक्रम पूरा ही नहीं होता है ना पढ़ेगा तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर अलजबरा और ज्योमेट्री में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, यानी मैथ पढ़ना जो है, मैथ में सम इतने कठिन दिए गए हैं कि वो सबकी बस की बात नहीं रहती, मैथ पढ़ना बहुत मुश्किल है।
आज के ज़माने में यही कहा जाता है कि एक तरफ सभी सब्जेक्ट रख दिए जाएं और एक तरफ अकेला मैथ्स, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कहीं उसे कर पढ़ते हैं। अब कहते हैं इंग्लैंड के इतिहास के बादशाहों के नाम रखने आसान नहीं है। 8 हेनरी गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के ज़माने में हुआ ये याद करना बहुत कठिन होता है, और उनका कहना है कि इन बातों से कोई लाभ भी नहीं है। अब इससे व्यक्ति का क्या ज्ञान बढ़ेगा, अरे इंग्लैंड में जो हेनरी थे उन्होंने किया होगा कुछ, अब आज हमें उससे क्या लेना देना है। तो वो कहते थे कि ये शिक्षा जो है बिल्कुल इसमें ऐसी बातें जो रखी हुई हैं ये व्यर्थ की बातें हैं। फिर है रटंत विद्या के वो खिलाफ थे कि बच्चा रट्टा लगा कर के पास हो जाता है और जबकि उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। तो शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसमें रटने पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर कहते हैं लंबे लंबे निबंध लिखने को दिए जाते हैं, उनका क्या फ़ायदा। अब उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि निबंध लिखो समय का सदुपयोग। अब समय का सदुपयोग करना है, निबंध कम से कम 4 पेजों पे लिखो, और फिर वो क्या सदुपयोग होगा समय का, 4 पेज तो लिखने में इतना समय निकल जाएगा, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए जो इन बातों को वो सब व्यर्थ मानते हैं। हम उनके विचारों से पूरी तरह से तो सहमत नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक कुछ बातों पर हम भी उनके साथ सहमत हैं। जब शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष पर बल दिया जाता है, इसलिए अब आजकल जो है वो रट्टा लगाने वाली शिक्षा का महत्व बहुत कम हो गया है। तो ये पहले की बातें हैं, तो पहले इस तरह से शिक्षा होती थी, लेकिन आज शिक्षा का जो मतलब पढ़ाने का जो तरीका है या बच्चों को जो सिलेबस दिया जाता है, अब सब कुछ बदल गया है। तो अब जो है बच्चे को सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत से ऐसी बातें होती हैं। अब हम दे देते हैं कि विज्ञापन लिखने के लिए आ जाता है, तो आपको पता है कि विज्ञापन आपको रट्टा लगा के तो नहीं लिखोगे, अपने आप लिखोगे। 2 लोगों का आपस में संवाद होता है, जब संवाद लेखन आ जाता है वो भी आप अपने आप ही लिखोगे, उसमें आप रट्टा नहीं लगाओगे। नारा लेखन है तो किसी तरह का नारा लिखना है, उसमें भी आपको रट्टा नहीं लगाना है। तो अब जो है हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसे बहुत से विषय शामिल कर दिए गए हैं जिसे बच्चे को सोच समझ करके ही लिखना पड़ता है। तो आज की शिक्षा प्रणाली में ऐसी बातें नहीं हैं। तो इसलिए हम मतलब जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी उस समय ऐसा सब होता था, चलो हम सहमत भी थे, लेकिन अब जो है ये बातें सही नहीं हैं। अब आ जाता है कि बड़े भाई कहते हैं कि उनके अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। इसमें जो बताया बड़े भाई साहब ने भी जीवन की समझ कैसे आती है। अब वो कहते हैं कि जीवन की समझ खाली किताबी ज्ञान से नहीं आती, केवल किताबें पढ़ के रट्टा लगा करके हम सोचें कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वैसे जीवन की समझ नहीं आती है, बल्कि कठिन परिश्रम करने से आती है, दिमाग से सोचने से आती है, जिम्मेदारी का अनुभव करेंगे, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब भी हमें जीवन की समझ आएगी। मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुसीबत से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने दादा का, माता का, स्कूल के प्रिंसिपल का, उनकी माता जी का कई उदाहरण दे करके समझाए हैं। और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इससे भी जो है ये कोई पढ़ने से नहीं होगा कि पढ़ के हम पहले रट्टा लगाएंगे कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसे नहीं होता। ये अपनी सोच से आता है, समझ से आता है। फिर है, चलो बच्चों मैं आज आपको इसके इतने ही प्रश्न करवा रही हूँ। आज ये 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं, यानी 10 प्रश्नों के उत्तर मैंने समझा दिए हैं। अब बाकी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।